में नीरज भाई आप देखें, अभी कुंभ हुआ, कुंभ को लेकर विपक्ष के तीर चले। अरे महापर्व है जहां पर 50-60 करोड़ की जनता आ रही है, तो आपकी बातों को तो उन्होंने वैसे ही नकार दिया। आपको इतना तो समझ जाना चाहिए कि देश के अंदर जनता क्या महसूस कर रही है। उसके बाद भी आपके अनाप शनाप बयान आते हैं, लोगों के अंदर रोष आता है। दिल्ली का जो चुनाव है वो उसी महाकुंभ के बीच में ध्वस्त हो जाता है पूरी तरीके से। मतलब जनता समझती है, वो कहती है कि भाई मुद्दे उठाइए, लेकिन आप देखेंगे कि आप कुंभ पे उठाते हैं कि कुंभ में पानी खराब है, 60 करोड़ लोग वहां नहा भी चुके हैं, आपको आज तक पानी खराब नजर आ रहा है। आप कहते हैं कि गंगा जो है वो भूख नहीं मिटाएगी, इतने करोड़ लोग रोजी रोटी, 3 लाख करोड़ का बिजनेस हो जाता है। ये सारी चीजें कि समझ कहां है। लेकिन आप देखें कि पूरे देश में जब विपक्ष होता है तो मैं कहीं नहीं देखा कि विपक्ष इस बात पे धरना दे रहा था कि ये सड़क जो है ये बननी चाहिए, ये पुल जो है ये नया बनना चाहिए, या यहां पर इस तरीके के अपराध हो रहे हैं इन पर अंकुश लगना चाहिए। मतलब जमीनी स्तर पर जो मुद्दे थे उनकी जगह आप उन मुद्दों पर जा रहे हैं जो वास्तव में लोगों को एक ये बात दिखाती है कि यार कहीं ना कहीं आप इसलिए हमें टारगेट कर रहे हैं, या कुंभ को आप इसलिए बोल रहे हैं कि आपसे एक पक्ष खुश हो जाए, जबकि ऐसा नहीं है। आपको तो कहना चाहिए था कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की एकता का जो नजारा देखने को मिला वो महाकुंभ में देखने को मिला। तो ऐसे मुद्दे जो हैं, वो जो मुद्दे हैं उन मुद्दों से आप भटक जाते हैं। आप जहां पर जो मुद्दे होते हैं, यहां तक कि राज्यों के मुद्दों को लेकर आपको ऐसा लगता है कि फलाना राज्य के अंदर मुद्दा, उसे उठा के राष्ट्रीय नेता क्या करेंगे। तो आप देखिए, खुद अमित शाह जी ने दिल्ली की बागडोर संभाली, शराब के दुकानों को लेकर उन्होंने पूरा आंदोलन किया, लगातार सभाएं की, आक्रमण किया पूरा का पूरा, और आप चुप्पी साध गए। आपको लगता है कि किसी स्टेट के मुद्दे तो आपके लिए छोटे हो जाएंगे। तो ये जो मुद्दे चिन्हित करने की बात है और जो नब्ज है राज्यों की, ये भी जो समझने की जो एक क्षमता होती है ना, उस पर बड़ा असर पड़ा है, या वो समझ नहीं पा रहे, या उनको इन राज्यों से कहते हैं ना कि हित नहीं है, जो हित सदना चाहिए वो नहीं सद पा रहा। नीरज भाई, ये भी एक बड़ी कमी है, क्या लगता है आपको? गोस्वामी जी, सही बात कही कि अगर हम 3 दशक पीछे चले जाएं तो जितनी जो देश की बड़ी पॉलिटिकल पार्टियां हैं, भारतीय जनता पार्टी होगी, कांग्रेस हो गई, या जो रीजनल पार्टियां हैं, जब लोकसभा के चुनाव होते थे तो उनका संकल्प पत्र या घोषणा पत्र या विजन डॉक्यूमेंट कह लें, तो जब वो जारी होता था तो उसमें डेवलपमेंट की बातें, विकास की झलक नजर आती थी। सड़कें बनाएंगे, पुल बनाएंगे, और डिग्री कॉलेज खोलेंगे, मेडिकल कॉलेज बनाएंगे, इस तरह की चीजें निकल के आती थी देश की रिक्वायरमेंट के हिसाब से। लेकिन आपने अभी सही कहा कि अब जो आज की सियासत है वो फ्री की रेवेन्यू की तरफ चल पड़ी है। ट्रेडिशन ऐसा, परंपरा ऐसी बढ़ गई है कि सभी उसी लकीर पर चलने लग गए हैं, और वह नुकसान क्या होने लग गया कि ये जो लोक लुभावन घोषणाएं और जो लोक लुभावन बातें हो रही हैं, उन बातों में, उन घोषणाओं के नीचे जो जमीनी असल मुद्दे हैं, जो लोगों की समस्याएं हैं और जो लोगों की रिक्वायरमेंट है, वो दबती चली जा रही है, वो नीचे ध्वस्त हो गई है सारी की सारी, क्योंकि पॉलिटिक्स जो है उसी पे चल रही है। दूसरी बात यह है, विपक्ष जो है सत्ता पक्ष की, विशेष तौर पर भारतीय जनता पार्टी की हम बात करें, भारतीय जनता पार्टी के अपने पॉलिटिकल जो एजेंडा है उसके 2 प्रमुख बिंदु हैं, राष्ट्रवाद और हिंदुत्व। ये विपक्ष हमेशा इस बात को उठाता रहा है और काउंटर भी करता रहा सत्ता पक्ष पे, लेकिन इसकी काट आज तक नहीं ढूंढ पाया। और उसकी तुलना में भारतीय जनता पार्टी अपने इसी एजेंडे से डे बाय डे ऊपर जाती रही और हमेशा ये कोशिश करती रही कि अपनी पिच पर विपक्ष को खिलाए, और विपक्ष मजबूर होता रहा अपने तमाम मुद्दों को, अपनी तमाम रणनीतियों को फेल करते हुए उनकी पिच पे खेलता रहा। अपनी कोई रणनीति नहीं, अपना कोई विजन नहीं, खाली काउंटर करने के लिए वो जैसा आपको कह रहे हैं वैसे आप उनकी पिच पे खेल रहे हो, आप उसी में उलझे हुए हो। आप जनता की लड़ाई भूल गए, आप खाली काउंटर करने के लिए जो है आपकी दशा भी बिगड़ गई और दिशा भी बिगड़ गई। और आप देखें नीरज भाई, क्योंकि राष्ट्रवाद की बात आपने की और लगातार इसी राष्ट्रवाद के मुद्दे पर विपक्ष बयान दे देता है और फिर विपक्ष को पीछे हटना पड़ता है, जबकि उसके सामने उदाहरण है इतने बड़े कि इस राष्ट्रवाद के लिए इजराइल सबसे बड़ा उदाहरण है, यूक्रेन अभी सबसे बड़ा उदाहरण है कि राष्ट्रवाद ऐसी चीज है कि वो हर जनमानस के मन को झंझोड़ देता है। हर जनमानस को लगता है कि यार ये राष्ट्रवाद की बात है तो मुझे इसमें अपना 100% देना है, और चाहे वो कोई भी हो। फिर
और यहीं पर विपक्ष गिर जाता है। मतलब इतने बड़े बड़े उदाहरण हैं कि राष्ट्रवाद के लिए लोग लड़ रहे हैं, मर रहे हैं, उन्हें पता है कि हम हार भी जाएंगे, लेकिन उसके बाद भी वो उस लड़ाई को लड़ रहे हैं। सबसे बड़े बड़े उदाहरण है। और उसके बाद भी ये राष्ट्रवाद को लेकर भिड़ जाते हैं, ये हिंदुत्व को लेकर भिड़ जाते हैं। बिल्कुल सही। मैं ये कह रहा हूँ कि इनकी जो रणनीति है वो ठीक नहीं है। ये वो चाहते हैं कि हमें इन्हीं बिंदुओं पर टारगेट करें, हमारा ये इसी पे टारगेट करें, और विपक्ष उसी पे टारगेट करता है और विपक्ष उसी पे नुकसान खा रहा है, लगातार नुकसान। अभी आपने कुंभ की बात करी, और तमाम तरह के बहुत सारे इशू पिछले दिनों उठे, लोकसभा चुनाव से भी पहले उठे, लेकिन ये विपक्ष हमेशा उठाता रहा और विपक्ष को इन्हीं मुद्दों की वजह से, काउंटर करने की वजह से ज्यादा नुकसान होता रहा, सियासी नुकसान उठाना पड़ा। क्योंकि आप जो है, आप अपना जो पर्सनल एजेंडा है, जो आपकी पर्सनल रणनीति है, वो कहीं ना कहीं वो उसमें उलझती जा रही है सत्ता पक्ष में। सत्ता पक्ष इतना मजबूर है कि इतना मजबूत है कि वो अपनी पिच पर आपको अपने तरीके से खिला रहा है और आप खेलने के लिए मजबूर हो। और आपका जो अपना प्लान है, अपना जो विजन है, वो कहीं कोई दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा। दूसरा ये है कि पिछले लंबे अंतराल से आप देख लोगे तो सत्ता पक्ष ने धीरे धीरे करके ऑपोजिशन की तमाम लीडरशिप पे चेंज लगाई है। खासतौर पे कांग्रेस पार्टी की आप दशा देख लो, चाहे राष्ट्रीय स्तर की बात हो चाहे राज्यों में देख लो आप। अब कांग्रेस पार्टी की लीडरशिप लगातार कमजोर होती नजर आई है। तो आपके पास जो आपके सहयोगी हैं उनके साथ आपका कोऑर्डिनेशन नहीं है, तालमेल नहीं है, आपके पास लीडरशिप है नहीं, एक अम्ब्रेला के नीचे कोई आने के लिए तैयार नहीं है। तो ऐसे कैसे इतनी सशक्त भारतीय जनता पार्टी से या इस एनडीए से लड़ोगे आप? किस तरीके से आप लड़ोगे जब आपके पास कोई एक बड़ा चेहरा नहीं है, आपके पास तालमेल नहीं है, आप अपने निजी स्वार्थों की वजह से आप में इतना घमासान मचा हुआ है, तो कैसे आप सत्ता में आने का ख्वाब देख रहे हो?